सर, आज पटना हाईकोर्ट का जजमेंट जबरदस्त रहा। पटना हाईकोर्ट ने आज लालू और नीतीश के उस पूरे षड्यंत्र की हवा निकाल दी जो बिहार में जाति के जहर से अपना धंधा चलाना चाह रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये जनगणना करने का अधिकार तुम्हें कैसे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तुम ये जाति का जनगणना कैसे कर सकते हो। यही बात केंद्र सरकार समझाती रही, नहीं माने। ये नीतीश कुमार स्पेशल राज्य का दर्जा मांगते हैं और बिहार जैसे गरीब राज्य पर अरबों रुपए इस जातिगत जनगणना पर खर्च कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यदि बहुत पहले आ गया होता तो कम से कम ये पैसे की बर्बादी नहीं होती। बिहार में जातियों को अलग अलग कोड मिल चुका है। आप ब्राह्मण हैं तो सम 123 है, मतलब जैसे हमने पिछले दिन में बताया था कि आपका जैसे जेल में कैदी का नंबर होता है, आप कैदी के नाम से नहीं जाने जाते, नंबर से जाने जाते। पूरे बिहार को लालू पुत्र और उसके चचा ने जो जेल में बनाने की षड्यंत्र किया था उसकी हवा निकाल दी। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नीतीश का एजेंडा सफल हो गया क्योंकि ये लालू का एजेंडा था, नीतीश ने इसे हाईजैक कर लिया। नीतीश षड्यंत्रकारी हैं, नीतीश इसे बीजेपी के एनडीए के साथ रहते हुए भी ये हाईजैक कर रहे थे और अंत में मैसेज देना चाहते थे कि हम लालू से बड़े जातिवादी खिलाड़ी हैं। लेकिन चूंकि उनके जाति का परसेंटेज कम है इसलिए इस जातिगत जनगणना से नीतीश को बहुत फायदा होने वाला नहीं दिख रहा था। आज पटना हाईकोर्ट के इस फैसले ने लालू और नीतीश के इस जातिवादी घृणित राजनीति पर कुठाराघात किया है। बिहार को जेल बना देने का षड्यंत्र। बिहार जैसा राज्य जो हर राज्य अपनी विकास की रफ्तार में, उसका पड़ोसी उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में कोई कुटीर उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। आज पटना हाईकोर्ट ने जो झनाटेदार थप्पड़ मारा है नीतीश और लालू पुत्र के गाल पर, उसे दूसरे राज्य में भी सुनाई, क्योंकि इसे फॉलो कर रहे थे दूसरे राज्य के लोग भी कि हम भी जाति का जनगणना करेंगे। पूरी कांग्रेस का एजेंडा था कि इस देश में जब तक जातियों पे नहीं बांट दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस को भी एजेंडा सूट कर रहा था। कर्नाटक में भी कह रहे थे कि जाति का जनगणना करेंगे, महाराष्ट्र में भी जाति का जनगणना की बात होने लगी थी, क्योंकि यही एक एजेंडा है कि हिंदुओं को तोड़ दो और तुष्टीकरण का वोट ले लो। M-Y समीकरण उत्तर प्रदेश और बिहार में इसीलिए सफल रहा, दक्षिण में भी एक जाति विशेष को लेकर के तुष्टीकरण का वोट सफल रहा। क्या ये सिर्फ बिहार के राजनीति पर चोट है या पूरे देश पर हिंदुओं को जातियों में बांटकर एक षड्यंत्र करने का भारत के खिलाफ षड्यंत्र पर चोट है? मनीष जी, आज मैं निकाल के नहीं बैठा हूँ, 1-2 दिन में सुनवा दूंगा दर्शकों को कि ये राजनीतिक एजेंडा इनका इसमें सक्सेसफुल, इनको लग रहा था कि हम इसमें सफल हो जाएंगे, तो अब ये इनकी राजनीति चलती रहेगी पिछले 30 साल में, चाहे वो लालू रहे हो चाहे नीतीश। जाति आधारित यही इनकी राजनीति रही, इनकी कोई मुद्दा आधारित कभी राजनीति रही ही नहीं। तो इनको, क्योंकि अब मोदी से लड़ नहीं पा रहे थे, मुद्दे बहुत बुरी तरह से हावी हो रहे थे, तो इनको सूट कर रहा था पाकिस्तानी एजेंडा। मनीष जी, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान ने, जैसे उसने कहा ना कि हम हिंदुस्तान से सीधी लड़ाई नहीं लड़ पाए, जीत पाएंगे लड़ने के बाद, तो हिंदुस्तान को 1000 कट मारो, पूरा सर लहूलुहान कर दो, वो लड़ाई लड़नी। उसी तहत उसने आतंकवादी पॉलिसी शुरू की जियाउल के समय से। वैसे ही मनीष जी, इन्होंने अभी शुरू किया कि हिंदू इकट्ठा हो रहा है, हिंदू संगठित हो रहा है, तो ये उसी पाकिस्तानी एजेंडे के तहत कि हिंदुओं को 1000-2000 जातियों में बांट दो ताकि अलग अलग खंड 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 हो जाए। और पाकिस्तान ये सपना बहुत पहले से देख रहा है, पाकिस्तानी सपना बहुत पहले से देख रहा है। उनके न जाने में कितने, मैं परमानेंट सुनता हूँ उनके कितने कार्यक्रमों में इस रणनीति पे वहाँ के जो रक्षा विशेषज्ञ, सुरक्षा विशेषज्ञ और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमेशा चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान को दलितों को अलग कर दो, पिछड़ों को अलग कर दो, अलग अलग जातियों को कर दो, तभी ये कमजोर होगा। ये पाकिस्तान में इस पर विचार बहुत पहले चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, और उस विचार को अब ये जमीन पर लागू करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं, इनको इसमें इनका अपना राजनीतिक हित था। इनको लग रहा था कि हम जात में बांट देंगे, भाजपा का वोट काट देंगे और हम अपना एक जात की ठेकेदारी करके अपना फिर सत्ता अपनी कायम रखेंगे, तो ये था। और दूसरे इनके जो आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनका एजेंडा भी लागू हो रहा था, तो भरपूर सहयोग इनको मिलता। और वो पाकिस्तानी एजेंडे पे काम करने का जो सबसे बड़ा लाभ है कि वो जो यहाँ पर एक वोट बैंक है तुष्टीकरण वाला, भारत विरोधी आस्तीन का सांप वाला जो वोट बैंक है,
वो वोट बैंक बड़ा एकदम इनका मुरीद हो जाएगा, बहुत खुलकर इनका साथ देगा। ये एक साजिश के तहत ये इन्होंने निर्णय था इनका। चलिए, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इस हाईकोर्ट की रोक के बाद जरा दर्शक ये जान ले, और खासकर जो बिहार के नागरिक है, मैं हमेशा उन्हीं को संबोधित करता हूँ कि जो आदमी 17-18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, क्या उसको ये नहीं मालूम था कि ये गैर कानूनी काम है? उसको ये नहीं मालूम था कि गैर कानूनी काम वो करने जा रहा है। इसका अधिकार ही राज्य के पास नहीं होता। जनगणना कराने का अधिकार हमेशा केंद्र की सरकार के पास होता है। उसके बावजूद उसने सैकड़ों करोड़ रुपए उड़ा दिए। तो ये समझिए कि किस तरह के गैर जिम्मेदार और धूर्त शासक बिहार की खोपड़ी में लदे हुए हैं। इनसे जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, तो आज इन्होंने ये नुकसान किया, कल कुछ और नुकसान करेंगे, क्योंकि इनके पास सकारात्मक जगह पॉजिटिव कोई अप्रोच है ही नहीं। ये सिर्फ हथकंडों की, टुटकों की, लटके झटके वाली राजनीति करके आपको बदलाना चाहते, बहकाना चाहते हैं। लेकिन इन पर रोक लगाई हाईकोर्ट ने, ये बड़ा शुभ संकेत। और दूसरे, आज एक बड़ा जोरदार थप्पड़ मनीष जी उसको भी पड़ा है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार ने लागू कर दिया था, उसको नंबर बांट के जनगणना शुरू करा दी थी। लेकिन इसकी मांग नीतीश कुमार से भी पहले खड़गे और राहुल गांधी ने बाकायदे सरकार को चिट्ठी लिखकर की थी कि उसने तो कहा ये जनगणना मत कराओ जातिगत, जो 2011 में हमारी सरकार ने कराई थी उसी के आंकड़े प्रकाशित कर दो, उसी को सार्वजनिक कर दो। तो किसी ने इससे ये नहीं पूछा आज तक, किसी खैराती ने, कि जब 2011 में तुम्हारी सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी तो उसको उजागर क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया? 2011 से 2014 तक क्यों नहीं किया था? तो ये इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये बड़ी खतरनाक और देश को खंड खंड कर देने वाली एक नीति है कि जातिगत जाति के आधार पर देश को गिनो। लेकिन ये अब मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं, ये कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, चाहे देश के टुकड़े ही क्यों ना हो जाए। ये अब वो समाज को, देश को बांटने वाले एजेंडे पर उतर आए हैं। और आज ही मनीष जी भी खबर आ रही, मणिपुर में हिंसा हुई है। जी जी, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे। हाँ, गोली देखते ही गोली मार देने का आदेश हुआ है। उसके पृष्ठभूमि क्या है, वो सतही तौर पर कहना उसको कुछ ठीक नहीं होगा। तो कल हम लोग उसको देख लेंगे, तो उसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन वो कोई सामान्य, देखे मणिपुर वही पूर्वोत्तर में चीन से लगी हुई समझिए सीमा है, तो वहां पर भी कोई खेल यही इन्हीं लोगों का है। वो कल तक सामने आ जाएगा, क्योंकि उसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब सक्रिय हो गए। उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी, कल तक सामने आएगा कि इसके पीछे है क्या मामला। ये अगर आपको ध्यान हो तो अभी कुछ दिन पहले आसाम और मेघालय का इसी तरह का उपद्रव हुआ था, उसमें भी कांग्रेसियों की भूमिका सामने आई थी। तो मणिपुर में भी पता चलेगा क्या है, लेकिन वो कल पता लगेगा। लेकिन मणिपुर की जो घटना प्रथम दृष्टया है तो बता ही नहीं कि पूरे देश में चारों तरफ उत्तर से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक उपद्रव, अराजकता का माहौल क्रिएट ये लोग कर देना चाहते हैं 2024 के चुनाव तक। बिल्कुल सर, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, ये समझना होगा कि उसका टूल किट गैंग, उसका इकोसिस्टम आज भी कितना मजबूत है कि वो पूरे उत्तर से दक्षिण तक साफ दिखाई दे रहा है।